नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली धमाकों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की है और इस बैठक में सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये बैठक की गई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में ये बड़ी बैठक सामने आई है और इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रही हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बैठक बेहद ही ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दिल्ली धमाके पर लगातार चर्चा हो रही है और आज सुबह भी हाई लेवल बैठक अपने आवास पर गृह मंत्री अमित शाह ने की है। और इसके बाद देखिए एक और बैठक, जिस बैठक का नेतृत्व करते हैं और इस बैठक में सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रहती हैं, क्योंकि जरूरत इस वक्त कोऑर्डिनेशन की है कि आप किस तरीके से समन्वय के साथ आगे बढ़ते हैं, जांच करते हैं, कार्रवाई करते हैं। और इसीलिए आप देखिए इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रही हैं। तो बड़ी ये बैठक समझी जा रही है और महत्वपूर्ण ये बैठक। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक कई डॉक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ के पिलखुआ स्थित जीएस मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले डॉक्टर फारूक को हिरासत में लिया है। इस बीच जीएस मेडिकल कॉलेज के डिप्टी डायरेक्टर मनोज सिसोदिया का बड़ा बयान सामने आया है। रात में कुछ पुलिस के सिविल ड्रेस में कुछ लोग आए थे हमारे पास में। उन्होंने एक डॉक्टर के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब स्त्री रोग विभाग में कार्यरत हैं हमारे यहाँ, डॉक्टर फारूक अहमद दार, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और लगभग 1 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई उनका हिस्ट्री नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं, मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन में कुछ भी नहीं है और सही से काम कर रहे थे। और पुलिस ने भी ये कहा कि हम इंक्वायरी के लिए लेके जा रहे हैं। अब आगे हमें पता नहीं वो क्या मैटर है। तो इसके कौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की? वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं। इससे पहले कहाँ काम करते थे? वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, तो उसी में काम करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कश्मीरी गेट से दिल्ली सोनीपत अंतर्राज्यीय बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई बस सेवा के शुरू होने से दिल्ली और हरियाणा के सोनीपत के बीच सफर अब और आसान हो जाएगा। वहीं बस सेवा के शुभारंभ मौके पर परिवहन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो देखिए कश्मीरी गेट से चली है दिल्ली सोनीपत बस सेवा और इसको हरी झंडी दिखाई है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। सीएम ने यात्रियों को शुभकामनाएं भी दी हैं और इसके माध्यम से देखिए बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि बस सेवा मिली है तो यात्रियों को सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी ट्रैवल करने में। कश्मीरी गेट से ये दिल्ली तक किस तरीके से देखिए चली है और सफर अब इसमें लोग कर सकेंगे, इसे सजाया गया और इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो सीएम रेखा गुप्ता ने बस सेवा को हरी झंडी दिखाई है। इसी क्रम में अभिनंदन परिवहन मंत्री महोदय का, अभिनंदन हमारी कमिश्नर। लखनऊ में यूपी एटीएस की कार्रवाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देर शाम एटीएस टीम ने अशोकनगर में मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार टीम सफेद रंग की गाड़ी से मौके पर पहुंची थी। लंबी पूछताछ और जांच के बाद एटीएस अधिकारियों ने आरिफ को अपने साथ मुख्यालय ले जाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो यूपी एटीएस का सीसीटीवी फुटेज देखिए सामने आया है, जहां अशोकनगर से मोहम्मद आरिफ की गिरफ्तारी। तो सफेद कार से पहुंची थी एटीएस टीम। आरिफ को लेकर मुख्यालय रवाना हुई एटीएस टीम। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यूपी एटीएस का सीसीटीवी सामने आया है। तो अशोकनगर से मोहम्मद आरिफ की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में। तो अब इससे पूछताछ की जाएगी। यूपी एटीएस का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और आरिफ को क्योंकि गिरफ्तार किया गया है, ऐसे में उससे पूछताछ और मामले में जो शक है एटीएस की टीम को, वो अब खंगालने का प्रयास होगा इस गिरफ्तारी के दौरान। तो यूपी एटीएस का ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से टीम्स पहुंचती हैं, आरिफ की गिरफ्तारी होती है। सफेद कार से एटीएस की टीम पहुंची है। ये सर्कल में हम आपको दिखा रहे हैं हाईलाइट करके कि एटीएस की टीम पहुंचती है और वहां पर आरिफ नाम के शख्स को गिरफ्तार करती है। अशोकनगर से मोहम्मद आरिफ की गिरफ्तारी होती है।
तो आरिफ को लेकर मुख्यालय के लिए रवाना हुई है टीम और अब पूछताछ आरिफ से पूरे मामले में की जाएगी और आरिफ की क्या संलिप्तता मामलों में उसको लेकर खंगाला जाएगा। तो सवालों के जरिए ये पता लगाने का प्रयास कि आखिर आरिफ की क्या संलिप्तता है इस पूरे मामले में। और देखिए बड़ी ये गिरफ्तारी समझी जा रही है क्योंकि सफ़ेद कार से एटीएस की टीम पहुंचती है, जो कि हम सर्कल करके हाईलाइट करके आपको स्पेशली दिखा रहे हैं, और टीम्स वहां पर पहुंचती हैं, गिरफ्तारी करती हैं और अपने मुख्यालय लेकर गई हैं और उस मुख्यालय पर पूछताछ की जाएगी आरिफ से। तो बड़े सवाल आरिफ से दागे जाएंगे और इसीलिए आरिफ को लेकर मुख्यालय पहुंची है टीम। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता दिव्य हसन हमारे साथ जुड़ गए हैं, इब्रे हसन माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है हसन? आरिफ की गिरफ्तारी हुई है, टीम्स वहां पर पहुंची हैं, क्या और अपडेट? हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन का कनेक्शन जो है वो कानपुर से जुड़ा, कानपुर से जुड़ने के बाद जो है सारी ही टीमें जो है वो सक्रिय हो गई थी और तमाम टीमों के सक्रिय होने के साथ साथ अगर हम कानपुर पुलिस की बात करें तो कानपुर पुलिस आयुक्त ने जो है वो कल ही एक यहाँ पर टीम गठित करी थी और टीम गठित करने के बाद उन्हीं ने रोहनिया बांग्लादेशी और जो यहाँ पर पाकिस्तानी रह रहे हैं उनकी यहाँ पर निशानदेही तय करी थी और उनके पीछे भी लोगों को लगा के उनकी जानकारी इकट्ठा की जा रही थी। वहीं जो है रातों रात यहाँ पर कानपुर में एटीएस पहुंचती है और एटीएस पहुंचने के बाद यहाँ पर कार्डियोलॉजी में जो डॉक्टर थे उनके बारे में यहाँ पर पहले जानकारी जुटाती है और जानकारी जुटाने के बाद जो है अशोकनगर उनके निवास पर एटीएस पहुंचती है और वहां पर भी पूछताछ करने के बाद जब उसको कंफर्म हो जाता है कि डॉक्टर वहां पर मौजूद है तो वो वहां से अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद जो है डॉक्टर को नीचे लेके आते हैं, फिर गाड़ी में बैठा के वो सीधे एटीएस जो है यहाँ से लेकर लखनऊ चली जाती है। बहरहाल अभी उससे पूछताछ जारी है और जहां तक अभी सूत्रों की माने तो पूछताछ में कुछ और भी नाम निकलकर सामने आए हैं उससे, तो हो सकता है आने वाले दिनों में कानपुर में कुछ और भी बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इब्ने। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ऑल इंडिया सीनियर एडवोकेट एसोसिएशन की पहल पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के नवनियुक्त 2 जज जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कई न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे और दोनों जजों को बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ये कार्यक्रम हुआ है जहां सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के नए जजों का सम्मान इस दौरान हुआ है। समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी आपको नजर आएंगे इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करते हुए, तो मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने शिरकत की है। देखिए, अच्छी परंपरा है जब ऑनरेबल जजेज सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो सीनियर कोर्ट बार एसोसिएशन ऐसे प्रोग्राम करके उनका जो सम्मान करती है, ये एक अच्छी परंपरा है। ऐसा होना भी चाहिए जिससे और उत्साह से वो काम कर सकें। आदि सगरवाला जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, पी विल्सन साहब है, विवेक तनखा साहब है। अच्छी बात है ना। तो ये उन्होंने एक एसोसिएशन बना रखी है और ये मुझे ये भी कह रहे थे कि हम रिटायर जो जजेज होते हैं उनको भी फेयरवेल देते हैं, तो जो आते हैं उनका सम्मान समारोह करते हैं और जब रिटायर होते हैं तो उनको फेयरवेल कहते हैं। अच्छी बात है। आलोक आराधे सर आए हैं तो कोर्ट में अब किस तरीके की मजबूती बनने वाली है, क्योंकि उनके जो जो भी जज सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से अपना योगदान तो देते ही हैं, निश्चित रूप से देते हैं अपना योगदान। अभी तो अच्छी संख्या भी है सुप्रीम कोर्ट में, पूरी संख्या है। में किस तरह से देखते हैं जज जो अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपोजिशन उन पर अटैक करती है, तो किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं? देखिए, अपोजिशन में आप किसका नाम ले रहे हो ये मुझे पता नहीं,
एक दो दल ऐसे हो गए हैं अपोजिशन में जो जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका भी वो आलोचना करती है, जो अच्छी परंपरा नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, आप उनकी आलोचना करने की बजाय उनके पास जाकर के एक बार बताइए भाई ये हमारा इशू, वो आपको जवाब देंगे। ऐसे आलोचना का विषय नहीं होना चाहिए इनका। एफआईआर के मुद्दे को लेकर के सर बराबर सुप्रीम कोर्ट को घेरती हुई नजर आती है अपोजिशन, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? एसआईआर अपोजिशन जो अभी बोल रही है उनके पीरियड में भी तो एसआईआर हुई है। मतदाता सूची साफ सुथरी होनी चाहिए, सब जानते हैं, सब चाहते भी हैं। पॉलिटिकल कारणों से ये आलोचना कर रहे हैं और ये एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं है। और फतेहपुर से अब खबर, जहां एसीएफ ने कार्रवाई करते हुए खनन विभाग के जिला खनन अधिकारी और एआरटीओ समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी गाड़ियों की बिना जांच किए जाने देते थे और इसके लिए रिश्वत लेते थे। जहां एसीएफ ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्नाव शहर के मोतीनगर स्थित एक नॉनवेज रेस्टोरेंट में खाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। विवाद में पूर्व विधायक के बेटे ने जब रेस्टोरेंट संचालक से खाने में बदबू आने की शिकायत की तो खाना बदलने के बजाय रेस्टोरेंट संचालक मारपीट करने लगा। मारपीट में घायल तीनों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच तेज की गई। सदर के पाल चौराहे स्थित संजीवनी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारकर एक अवैध मेडिकल स्टोर का भंडाफोड़ किया। जांच के दौरान संचालक लाइसेंस नहीं दिखा सका, जिसके बाद निरीक्षक ने दवाइयां जब्त कर मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। तो देखिए, संजीवनी हॉस्पिटल में अवैध मेडिकल स्टोर का खुलासा हुआ है, जहां औषधि विभाग ने छापा मारकर कार्रवाई की है। संचालक लाइसेंस नहीं दिखा सका और दवाइयां जब्त की गई हैं। तो देखिए, संजीवनी हॉस्पिटल में अवैध मेडिकल स्टोर का खुलासा हुआ है, तो जहां अवैध तरीके से ये मेडिकल स्टोर संचालित हो रहा था। लाइसेंस इसके पास नहीं था, बावजूद इसके ये संचालित है मेडिकल स्टोर और इसका खुलासा हुआ है, उजागर हुआ ये पूरा मामला। अभी चल रही है। इन सारी औषधियों को फॉर्म 16 पर नोट करके उसकी पूरी कीमत का पूरा अनुमान लगाया जाएगा। प्रथम दृष्टया ऐसा देखने में आ रहा है कि ये जो दवाइयां हैं ये लगभग 15 से 20 हज़ार रुपए की हो सकती हैं। बहुत सारे दिनों से ऐसा संज्ञान में आ रहा था कि कुछ अस्पतालों द्वारा दवाइयां उनके यहाँ भंडारित की जा रही हैं, लेकिन कोई लाइसेंस नहीं है, मेडिकल स्टोर से संबंधित कोई लाइसेंस नहीं है। तो देखिए, कन्नौज से ये पूरा मामला है, जहां औषधि विभाग ने छापेमारी की है। संचालक लाइसेंस नहीं दिखा सका है, दवाइयां जब्त हुई हैं और यही वो मेडिकल स्टोर है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो अवैध रूप से ये संचालित था, क्योंकि लाइसेंस इनके पास था नहीं, लेकिन ये दवाइयां रखे बैठे थे। और ये पूरा मामला उजागर हुआ है जब छापेमारी होती है और इस छापेमारी के दौरान ये अपना लाइसेंस नहीं दिखा पाते हैं। यानी क्रिकेट से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। एटा के कुसुबा गांव में मजदूरी के पैसे मांगने पर एक परिवार को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया, जहां पीड़िता ने बताया कि गांव के कुछ दबंगों ने घर में घुसकर अभद्रता और मारपीट की। मारपीट में परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार ने आरोप लगाया कि 20 दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में एसएसपी ने पीड़ितों को निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो देखिए, दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है, जहां पीड़ित ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। हाँ, हमारे मारपीट पैसों की मारपीट हेतु हम काम करने गए तो 45 रुपए थे इन पे, और उन्होंने हमें 2000 रुपए दे दिए। 25 रुपए रह गए। उन्हें मांगने गए तो उन्होंने आगे सुबह 10 बजे हमारी घर पे आके मारपीट की हमारी। किन लोगों द्वारा मारपीट की? ये धर्मेंद्र थे, वो अजीत सिंह थे, कितने लोग थे? ये 10 लोग थे। हमारे क्या लोग घायल हुए? हमारे 4 लोग आए थे। किसने मारपीट की और क्यों की मारपीट? ठाकुरों लोगों ने मारपीट की और हमारे पैसों को लेकर के मारपीट की गई। किस बात के पैसे थे? हमारे पति ने उनके खेतों में मजदूरी की थी। कितने पैसों का लेन देन था? 4500 रुपए थे। 2000 रुपए दे दिए थे, 2500 रुपए बाकी। मारपीट में थे 8-10 लोग थे। हम लोग 3-4 लोग हैं बस। फिरोजाबाद में नगर निगम की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। झाड़ू और डंडे जैसी बुनियादी सामग्री न मिलने से सफाई कर्मियों का काम ठप हो गया है। वार्डों में कूड़ा जमा हो रहा है और लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में सफाई कर्मी इन दिनों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उन्हें झाड़ू और डंडे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। आवश्यक उपकरण न मिलने से वे सफाई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। वार्डों में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। इस समस्या को लेकर शहर के पार्षद मुनेंद्र सिंह यादव, सुभाष चंद्र यादव और मनोज शंखवार समेत कई पार्षद बुधवार को अपर नगर आयुक्त से मिले। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने और सभी सफाई कर्मियों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है। तो देखिए, संसाधनों के अभाव सफाई कर्मी परेशान नजर आ रहे हैं। पार्षदों ने ज्ञापन सौंपा है, वार्डों में सफाई रुक गई है। पार्षदों ने नाराजगी जताई है इसी को लेकर। तो नगर निगम की लापरवाही से गंदगी बढ़ रही है, सफाई व्यवस्था जो है चरमराती हुई नजर आ रही है। तो संसाधनों का अभाव है और इसी वजह से ऐसा है। हम नाराज से इसलिए मिले हैं कि जो शहर में झाड़ू, पंजी, सफाई से संबंधित जो सामग्री है उनकी व्यवस्था समय से नहीं हो पा रही है। दीपावली से पहले जो झाड़ू मिली थी वार्डों में, उसके बाद आज तक कोई झाड़ू, डंडे, पंजी सफाई कर्मचारियों को नहीं मिल रही हैं। उससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मैंने जेडएचओ साहब को फ़ोन किया था। जेडएचओ महोदय से मैंने कहा था कि झाड़ू की व्यवस्था गड़बड़ा रही है, साफ सफाई नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने गोलमाल जवाब दे दिया। उसके बाद मैंने माननीय नगराध्यक्ष महोदया जी को फ़ोन भी किया। उनका फ़ोन सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, क्योंकि जब कोई नहीं सुनता है तो आप सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं। आज हम लोग सहायक नायक साहब से मिले हैं, क्योंकि नायक मैडम नहीं थी तो सहायक एसएन साहब से हम लोग मिले हैं। हमने ये वाली बात नगर निगम की बोर्ड की मीटिंग में भी रखी थी कि जो मुख्य कार्य है नगर निगम का सफाई व्यवस्था, उस सफाई व्यवस्था कराने के लिए जैसे हम लोग जंग पर जाते हैं, अगर हमारे पास हथियार नहीं होंगे तो हम जंग में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसी प्रकार से जब हम सफाई करने जाएंगे, सफाई का साधन हमारे पास में नहीं होगा, झाड़ू, पंजी और ये सामान हमारे पास में नहीं होगा, गाड़ी हमारे पास में नहीं होगी, तो हम सफाई कैसे करेंगे। एटा रोडवेज बस स्टैंड पर डायल 112 पुलिस ने जागरूकता की बात जन जन तक साथ शीर्षक से नुक्कड़ नाटक आयोजित किया और इस नाटक के जरिए आम जनता को हादसों और आपदाओं से निपटने के उपाय बताए गए और 112 सेवा के फायदे समझाए गए।
लोगों ने सामाजिक जागरूकता पहल की खूब सराहना की। इस मौके पर कोतवाली नगर प्रभारी प्रेमपाल सिंह समेत पुलिस बल भी मौजूद थे। डायल 112 ने आमजन को समय पर मदद पाने और आपातकालीन सेवाओं का सही उपयोग करने की जानकारी भी दी है। यहाँ पे आपको 112 के बारे में जानकारी दी गई। 112 क्या है, जैसे कि बहुतों को 112 के बारे में नहीं जानकारी हो तो उसको हमने नुक्कड़ नाटक के जरिए बताने की कोशिश की और साथ ही साथ हमने आम लोगों को भी बताया कि 112 आपकी कोई भी दिक्कत समस्या होती है आपको बिना डरे बिना हिचकिचाए आप 112 पे कॉल कर सकते हैं। आज हम लोग कई जगह गए थे। आज यहाँ बस स्टैंड पे हमने किया और स्कूल में जाके बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी दी। कानपुर के ग्वालटोली थाना इलाके में कार्यक्रम के दौरान दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। नशे में धुत युवकों ने लाठी डंडों और बेल्ट से एक दूसरे पर हमला किया। यहां तक कि उन्होंने आसपास मौजूद लोगों को भी नहीं छोड़ा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ऑल इंडिया सीनियर एडवोकेट एसोसिएशन की पहल पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के नवनियुक्त 2 जज जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कई न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे और दोनों जजों को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे हैं। और इसी के साथ देखिए किस तरीके से ये खास कार्यक्रम तो रहा ही। और अब खबर आपको दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां दिल्ली ब्लास्ट के बाद रोज एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अब दिल्ली में लाल किले के पास कार धमाका करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी के नाम वाली इको स्पोर्ट्स कार की जांच में खुलासा हुआ है। इससे विस्फोटक की ढुलाई की गई थी। कार की फॉरेंसिक जांच में इसके सुराग मिले हैं। वहीं आज पुलिस ने फरीदाबाद से इस मॉड्यूल से जुड़ी तीसरी ब्रेजा कार को बरामद कर लिया है। ये बरामदगी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर से हुई है। ये कार लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन के नाम पर बताई जा रही है। हरियाणा एसटीएफ और एनआईए की टीम ने कार कब्जे में ली है। इस पूरे मामले में पुलिस को चौथी स्विफ्ट डिजायर कार की तलाश है। वहीं आतंकी हमले में मृतकों की संख्या अब 13 हो गई है। तो वहीं शाहीन का पाक कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि मसूद अजहर के भतीजे की बीवी से शाहीन का कनेक्शन है और शाहीन जमात उल मुनीनात की महिला विंग तैयारी कर रही थी। वहीं ब्लास्ट के बाद से जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। यूपी, पंजाब और जम्मू में लगातार छापेमारी जारी है। मामले में अब तक 60 डॉक्टरों से पूछताछ हो चुकी है। कौन सी नई बात है ना? इससे पहले आपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं देखे? मुझे भी याद है एक एसोसिएट प्रोफेसर शायद कश्मीर यूनिवर्सिटी का, वो भी था। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं। मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि उसको इन चीज़ों के लिए नौकरी से निकाला गया था, लेकिन उसके बाद कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई? नौकरी से तो आपने निकाला, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? अगर आपको लग रहा था कि ये आतंकवादी गतिविधियों में इसकी इन्वॉल्वमेंट है और आपके पास सबूत था, तो वो सबूत लेके अदालत के पास क्यों नहीं गए? प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं हुआ? नौकरी से तो निकाल के मामला खत्म नहीं हुआ ना, और नतीजा आपके सामने है। लेकिन मैं फिर इस बात पे आता हूँ, ये चंद लोग हैं जो इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं। इस वर्ष जो है डीएम कार्डियोलॉजी फर्स्ट ईयर में एक डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर नाम के, जिनके पिताजी का नाम हमारे जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स है उसके अनुसार गुलाम हसन मीर है और रिकॉर्ड्स के अनुसार इनकी जन्म तिथि 1 मार्च 1993 है। तो इन्होंने हमारे यहाँ अगस्त 2025 में एज अ सीनियर रेजिडेंट डीएम कार्डियोलॉजी, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी कोर्स होता है, उसके अंतर्गत एज अ फर्स्ट ईयर रेजिडेंट ज्वाइन किया था। ये कोर्स 3 वर्ष का होता है और इनका जो पता हम लोगों के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है वो जम्मू कश्मीर खागुंड सादीवारा नियर मोहम्मद शरीफ कश्मीर का इनका जो पता लिखा हुआ है। और इन्होंने जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी नीट सुपर स्पेशलिटी की, उसमें एसजीपीजीआई संस्थान को ऑप्ट किया था और फिर किन्हीं कारणों की वजह से वो मुझे क्लियर नहीं है हम लोगों के लिए, इन्होंने एसजीपीजीआई छोड़ के फिर दूसरे काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग में हमारा संस्थान हृदय रोग संस्थान कानपुर जो है वो अपने प्रशिक्षण के लिए चुना था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ।